तस्लीम भाई देखिए, हुआ ये कि 1971 में 16 दिसंबर को सरेंडर हो गया। पहले मैं बताता हूँ, मेरे मंझले भाई जो है ना, नियाज आलम साहब, नियाज भाई थे ईस्ट ईपीसीएफ में। अच्छा। ईपीसीएफ जो है ना, ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्सेस, एक सूबाई महकमा बनाया था, रेंजर्स। जो ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स था ना सर, जी जी ईस्ट जी। पाकिस्तान, उसको कन्वर्ट कर दिया गया था ईपीसीएफ में, क्योंकि वो तो बगावत कर दी थी उन्होंने। तो जितने भी लोग थे ना वहाँ, यंग लोग थे। अब मेरे बड़े जो मझले भाई हैं, उन्होंने मैट्रिक किया था उस जमाने में। मैट्रिक अच्छा। किया था, 16 साल उनकी उम्र थी। तो हर घर से क्या कहा जा रहा था कि आ जाए भाई, चलें ईपीसीएफ में जाना है सबको। तो उनको ले गए। बड़े भाई थे, और दो में से घर घर में दो भाई थे बड़े। एक भाई को ले गए, एक को छोड़ दिया उन्होंने। और एक समझ लें कि जबरी भर्ती तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक एक ज़ाहिर कौम को ज़रूरत थी, तो सबकी भर्ती हो रही थी। तो कोई 20-22 की ट्रेनिंग हुई होगी रंगपुर में या उससे आगे कहीं पर, और फिर वहां से भेज दिया गया। और वो लड़ते रहे। उनकी जो कंपनी थी, फर्ज करें 200 लोगों की कंपनी थी, तो उनमें से शायद 20-25 बचे थे टोटल। अच्छा। जी 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 जी। सारे मर गए, सारे शहीद हो गए, जाहिर है। भाई इस तरह बच गए कि भाई जो है ना, वो उन पढ़े लिखे मैट्रिक पास थे, तो तनख्वाह वनख्वाह बनाने का जो अकाउंट का काम था, उनके मेजर ने उनको कहा कि यार तुम ये काम कर लो। हम्म। तो भाई जो है ना, तनख्वाहों का हिसाब करने के लिए आए हुए थे, इस चक्कर में बच गए वो, वरना वो भी शहीद हो जाते, जाहिर है। जब पूरी कंपनी में सर, मतलब आप सोचे ना, 200 लोगों में से 22 बचे थे सर। भाई वापस आए सैदपुर, सरेंडर हो गया। तो भाई ने भी सरेंडर किया, जाहिर है। सब लोगों ने किया, तो भाई ने भी जाहिर है किया। हालांकि इन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि सरेंडर का ऑर्डर आ गया है। सैदपुर दूर था ढाका से। खैर सरेंडर हो गया। अब क्या हुआ कि इन लोगों को ना गिरफ्तार करके जब ले जाया जा रहा था इंडिया, हुआ क्या कि जी, सब फौजियों को, ईपीसीएफ के लोगों को ट्रक में भर्ती, ट्रक में वो खुले ट्रक होते हैं, उसमें रख दिया इंडियन गया। फौज लेके जा रही थी। इंडियन फौज लेके जा रही है अब इंडिया उनको, यानी गिरफ्तार गिरफ्तार करके कि करके। जी इंडिया ले जाया जा रहा है। तो एक फौजी आया, उसने कागज निकाला, भाई बताते हैं नियाज भाई, कागज निकाला, उसने चार नाम पढ़े। नियाज आलम कौन है भाई? फला। फला कौन है जी? फला। वो चार बंदे, उसने कहा तुम सबको तो भाई नहीं ले आ सकते, और मुफ्ती बानी ने कहा है कि इनको तो मारना है हमें, इनको तो उतार दो आप। अच्छा। अब सोचे, 16 साल 17 साल का एक लड़का जो है, 17 साल हो गई होगी उम्र, या 16.5 साल होगी, उसको ये फौजी कह रहा है कि भाई तुम्हें तो मारने का, उन्होंने कहा है कि तुम लोगों ने गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं है तुम्हारा। हाँ, हाँ। तुम्हें तुम्हें तो भाई मारना है, मुक्ति बानी जो है ना जी, तुम्हें छोड़ेगी नहीं। पर्ची आ गई तुम्हारी। तो ये पर्ची आ गई भाई। अब भाई कह रहे हैं यार अजीब, मतलब सुन के ही आदमी सोचे, सर एक आदमी है, तो कहा जा रहा है कि भाई आप नहीं आ रहे इंडिया, आपको तो मार रहे हैं भाई मुक्ति बानी ने, उनके अजीब सी हवाले बात कर है, रहे हैं। इंडिया एक दुश्मन कंट्री थी, वहां पे जाना जान बचने की अलामत थी उस वक्त एक तो लड़के सर के लिए। गिरफ्तार, जब आप ठीक वो बन है। जाएंगे, हाँ पीडब्ल्यू बन जाएंगे भाई आप, हाँ। जाहिर है आप प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाएंगे, तो आपको कुछ और जब हुकूक ये भी है पता ना। चला उस नौजवान को कि मुझे पीओडब्ल्यू बना के इंडिया लेके नहीं जा रहे हैं, तो उसने कहा तो मेरी मौत अब तो आ गई। उनका खत्म भाई, वो हाँ। तो कलमा वलमा पढ़ लो। खलास खेल खत्म। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो फौजी आया, करीब आया, उसने कहा भाई तुम लोगों ने क्या किया है ना हमसे। तो इनको वो लगा कि यार ये तो कोई बिहारी है, शायद ये कोई बिहार के लहजे से लगा इनको। हाँ। तो इन्होंने फिर कहा, पूछा उससे कि भाई आप कौन हैं, आपका ताल्लुक कहाँ से है, तो उसने इनसे अच्छा, हम कोई, बात करें इंडियन फौजी की जिसने इंडियन इनको। फौजी की, जिसने आगे हाँ उनसे बात, हिंदू था वो, हाँ। उसने इनसे इंडियन हिंदू बातचीत की फौजी। ना, जी हाँ जी। तो भाई को लगा कि यार ये तो बिहार का रहने वाला है, इसके लहजे से लग रहा है, उर्दू से हाँ इसकी। तो भाई ने कहा कि आपका ताल्लुक बिहार से? उसने कहा हाँ, मैं बिहार रेजिमेंट से हूँ, फलाऊं फलाऊं। कौन से इलाके के रहने वाले हैं? तो उसने नाम बताया। हाँ। तो नियाज भाई ने कहा कि तो हमारा इलाका है वो तो। अच्छा। तो उसने कहा कि तुम्हारे, तो भाई ने बताया नाना का नाम। तो उसने कहा फला। तो मेरी वालदा का नाम बताया उस इंडियन फौजी ने। अच्छा, भाई को हिंदू कहा कि फौजी ने। जी जी जी, जी तुम जी। तहजीबा के बच्चे हो? भाई ने कहा हाँ, आप उन्हें कैसे आते? कहते भाई मैं तो उसी गली में रहा करता था, और हमारे तो तुम्हारे खानदान से बड़े ताल्लुकात थे भाई, और तुम्हारी अम्मा तो मेरी बहन की तरह थी। अब तो एक अजीब सूरत हाल हो गई। दोनों के लिए। जब इंडियन फौजी ने भाई से कहा कि तुम तहजीबा के बच्चे हो, हाँ। तो हमारी फैमिली काफी वहां पर लोगों का ख्याल नॉन थी। करती थी, नॉन फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब सिचुएशन बदल गई। अब उसने कहा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, तुम तो अपने बच्चे निकल आए हो भाई, अब क्या किया जाए। वो सोच पे पड़ गया कि मैं करूँ तो क्या करूँ। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसा है कि मैं आगे जब जाएगा ना ट्रक, थोड़ा सा आगे अंधेरा हो रहा था, तो उसने कहा कि यार कब्रिस्तान आएगा, तुम लोग ना ट्रक हल्का कराऊंगा, तुम लोग उतर के भाग जाना। अच्छा।
और चले आना कब्रिस्तान के अंदर। तो हाँ आमतौर पर लोग डरते हैं जरा कब्रिस्तान जाते हुए, हाँ हाँ। फिर वहां से होते होते यार घर चले जाना आपने। वो जनाब क्या हुआ कि जी भाई साहब जो उस है, हिंदुस्तानी जी हिंदू जी 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 फौजी जी ने सर, जी सर, जी सर। उस वो आदमी पे जिसपे इल्जाम था लट से चार गया। अफराद थे, चार अफराद, जी वो जी। चारों ने जंप लगाई। जो मुक्ति बाहिनी को मतलूब थे। मतलूब थे, जी। जिनका मतलब आ गया था कि भाई ठीक है इनको तो मारना है। हाँ हाँ। वो चारों अफराद कूद के कब्रिस्तान में घुस गए। ठीक है हम्म सर, और आहिस्ता अपने अपने जो घर थे उनके, क्योंकि सैदपुर में मुसलमान ज्यादा, मतलब सॉरी, सैदपुर में क्योंकि उर्दू स्पीकिंग लोगों की मेजोरिटी थी ना सर, तो वो कच्ची आबादी में किसी जगह जाके छुप जाएंगे तो कहाँ से पकड़ेगा कोई उनको। तो खैर क्या हुआ कि हमारे भाई साहब जो है वो कब्रिस्तान में रहे, और फिर तारीकी में आहिस्ता आहिस्ता करके घर पहुंच गए। बहरहाल जब घर पहुंचे तो लोग हैरान हो गया, अब्बा हमारे बड़े भाई के ये कहाँ से आ गया भाई। तो उन्होंने हाँ बताया, उन्होंने तो उनको खत छुपा लिया गया घर में। हाँ। उसके बाद क्या हुआ, हमारे बहनोई थे मंसूर भाई, वो थोड़ा सा दूर रहते थे, हम्म और वो मोहल्ला थोड़ा कंजेस्टेड सा मोहल्ला था। तो अब्बा ने कहा कि तुम वहां चले जाओ, वहां तुम महफूज रहोगे, अगर आएंगे कुछ भी तो मखबरी वखबरी का चक्कर था नहीं, जाहिर है सारे के हम्म। सारे उर्दू स्पीकिंग लोग रहा करते थे। भाई वहां रहने लगे, जाके छुप छुपा के रहने लग गया। अब मुक्ति बानी वालों ने तलाश शुरू कर दी, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, वो तो फड़फड़ा रहे थे कि यार बंदा भाग गया हमारा यार। तो एक दिन क्या हुआ कि वो मंसूर भाई घर पहुंच गए। हाँ। अब क्या हुआ, दरवाजे पे नॉक हुआ, दरवाजा खोला सर हमारे भाई ने, अच्छा। नियाज भाई ने खोला। अच्छा, हाँ मुक्ति बानी के लोग जो है ना हमारे लोकल शहर में तो कम थे ना, उस शहर में बहुत कम थे, वो हाँ बंगालियों का शहर ही नहीं था। वो आए हुए थे बाहर से, वो पहचानते नहीं थे नियाज भाई को कि नियाज आलम है कौन बंदा। हाँ हाँ। इंडियन, वही इंडियन फौजी साथ आया हुआ उनके, अच्छा, जो वो पहचानता इंडियन था यही है। फौजी आया हुआ साथ हाँ में उनके, और आके नॉक किया, नियाज भाई बाहर निकले, और पीछे से मंसूर भाई आ गए। हाँ तो नियाज भाई ने बताया हम लोगों को कि हुआ ये कि इंडियन फौजी ने मुझे देखा, और हाँ। अगले सेकंड में उसने कहा कि नियाज आलम किधर है। अच्छा, अलग जाता तो अब यही है। भाई जाहिर है, आप सोचे ना कि भाई एक आदमी, उसके मुक्ति बानी वाले, रिफ्लेक्सेस। आप सोचे मुक्ति बानी वाले आए हुए हैं, साथ में इंडियन फौजी है, वो मुझसे पूछ रहे हैं मेरे बारे में। वो इंडियन फौजी ने कहा कि वो नियाज आलम का है। हालांकि वो मेरी माँ को जानते थे। अब वो जनाब अली मंसूर भाई जो है मेरे भाई बताते हैं कि नियाज भाई कहते हैं कि यार मंसूर भाई जो है ना वो बहुत समझदार आदमी थे, जबरदस्त आदमी थे, वो बहुत हाँ समझदार। वो एक सेकंड में भाग गए कि यार ये आदमी सपोर्ट कर रहा है। वो बाहर निकले, मतलब बस मेरे सामने आए, और उस इंडियन फौजी के गले लग गए और रोना हाँ। शुरू कर दिया उन्होंने, धाड़े अच्छा। मार मार के कि तुम क्या न्याज को पूछ रहे हो, उसको मार दिया मुक्ति फुल बानी ने। ड्रामा। यानी आप अंदाजा करें कि न्याज आलम बराबर में खड़ा हुआ, और मंसूर भाई इंडियन फौजी के मिलकर गले लग के रो रहे हैं जनाब, और हाँ। चीखे मार रहे हैं कि उन्होंने मार दिया उसको, और ये कर दिया वो कर दिया। मुक्ति बानी ने मार दिया, और मुक्ति बानी ढूंढती भी आ रही है। और मुक्ति बानी साहब खड़ी है सर, लेकिन वो क्योंकि मकामी नहीं थे ना, हाँ हाँ वो तो बाहर से आए हुए थे, हाँ। हमारे यहाँ तो मुक्ति बानी जाहिर थी है। नहीं सर। वो एग्जैक्टली पहचानते नहीं थे कि यार ये आदमी है, ये लड़का ही नियाज आलम है। तो वो फिर चले गए, जाहिर है मायूस हो गए कि अच्छा भाई। तो उन साहब ने समझ लें 2 दफा उसी इंडियन फौजी ने नियाज भाई की जान बचाई, इसलिए कि उसका ताल्लुक बिहार से था, इस बात का उसने रिगार्ड किया। और वो हमारी आपकी फैमिली से वालदा जाहिर है को ताल्लुक जानते है, थे, जी सर भाई ने फैमिली भी से बहन जाहिर समझते है। थे जहाँ। अब उसके बाद क्या हुआ कि जी देखिए सर, पैसा जो है ना, पैसा बड़ी खराब चीज है। पैसा जो है ना वो अपना एक चक्कर शुरू कर देता है, पैसे की हम्म। रोलिंग, और पैसा जो है ना, मीशत जो है वो नए नए शक्ल में सामने आती है। मुक्ति बानी और इंडियन फौजियों ने एक चक्कर शुरू किया कि भाई बिहारियों को जो जाना चाहते हैं इंडिया, बिहार या कलकत्ता या कहीं भी, उनको आप बॉर्डर क्रॉस करें, उनसे पैसे पकड़ लो। अच्छा। बड़े ऑर्गेनाइज तरीके सर, कैन यू माशाल्लाह। इमेजिन हाँ। कि यानी उनका मुक्ति जो होना बानी, था हो गया, सर अब खर्चा पूरा करो। अवामी लीग के लोग, क्योंकि फाइनेंशियली तो बहुत हाँ बड़े हालात हो हाँ गए थे ना सर, हाँ सब मतलब फके कर रहे थे, बहुत बुरा हाल हो हाँ। गया था, हर चीज अफरा तफरी का शिकार हो गई थी। तो मुक्ति बानी, अवामी लीग और इंडियन फौजियों ने मिलकर एक चक्कर शुरू किया ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, कि भाई आप बॉर्डर क्रॉस कराएंगे हाँ और पैसे लेंगे और बॉर्डर क्रॉस करा देंगे। अब बॉर्डर क्रॉस कराने के बाद उधर इंडियन वो, लेकिन ये बताते हैं दोनों भाई हमारे कि वो लोग जो है ना ख्याल कर रहे थे यार लुटे पुटे मर मरा के आए हुए हैं, चलो यार इनको, इनकी मुखबरियां नहीं करो, इनको जाने दो अपने रिश्तेदारों के पास। हाँ काफी हाँ। सारे लोग तो चले गए वहां पर। तो नियाज भाई फिर बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया गए,
लेकिन ये पैसे कलकत्ता देकर के साइड पे जाते थे। पैसे नहीं सर, बिहार पता नहीं, अब मुझे एग्जैक्टली हाँ पता नहीं, नहीं वही कौन सा मतलब कि बॉर्डर था एक वो। वो थे जो नेपाल जाते थे। वो तो सर नेपाल अलग जाते हाँ थे। हाँ। हुआ फिर ये कि अब पैसे कहाँ से आए भाई, उनको देने के लिए सर पैसे कहाँ से आएंगे। तो हमारे जो मंसूर भाई थे, हमारे जिनको अब्दुल्ला भाई कहते थे, मंसूर भाई और हमारे बहनोई थे ना, हमारे मजली बहन के हस्बैंड थे। उन्होंने एक गाय थी उस जमाने में ना, देखें अब उस बहुत ही यानी समझदारी का लेवल देखें, कुछ मवेशी पाल लिए, दूध आएगा तो चाय बनेगी, तो चाय रोटी का नाश्ता खाना है सर। तो उन्होंने अपनी गाय बेच दी, जो उस जमाने में बड़ी कीमती चीज थी। जो गलबना आप बताए थे आपके घर में काफी लोग जो लुटे पड़े वो थे वो तो आके। बाद में आए जी थे, जी बहुत जी। सारे लोग आ गए थे। हाँ तो हाँ। मंसूर भाई ने अपनी गाय बेच दी, फरोख्त कर दी, ताकि नियाज आलम साहब जो हमारे मजले भाई जो है ना, वो जा सके इंडिया। तो इस तरीके से नियाज भाई इंडिया पहुंच गए, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो 2 साल वहां रहे। उसके बाद हमारे बड़े भाई मुफ्ती बानी ने कहा कि चलो जी, नियाज आलम ने सही रियाज आलम को पकड़ लो। तो हाँ, उन्होंने तंग करना शुरू किया, और टोटल अंदाजा पूरा हो गया, करें। उन्होंने अंदाजा हो गया अब्बा को भी कि भाई ये तो अगर यहाँ रहा तो मार दिया जाएगा। तो उनके जाने का इंतजाम किया जाएगा, कुछ पैसे अम्मा ने जेवर भेज दिया होगा, कुछ किया होगा, शायद थोड़े से पैसे अरेंज करके उनके लिए इंतजाम किया गया। तो वो चलना शुरू हुए। वो बताते ये हैं कि जब चलना पहले शुरू न्याज हुए, भाई निकले, उसके बाद फिर जी रियाज जी, भाई निकल गया। जब वो चलना शुरू हुए तो उनके साथ एक फैमिली और थी, उसमें कोई बच्चियां थी, कोई खातून थी। वो काफी पैदल चलना पड़ता था बॉर्डर क्रॉस करने के लिए सर, बहुत पैदल चलना पड़ता था, बड़ी ख्वारी करनी पड़ती थी, बैलगाड़ी पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब सफर हुआ करता था। फिर बारिशें वहाँ बहुत होती हैं, आपको अंदाजा ही है, बारिश हो रही है, कीचड़ मट्टी। सर ये जा रहे थे, बॉर्डर के करीब पकड़ लिया इनको अवामी लीग वालों ने। वो लोग अच्छा जो धंधे में इन्वॉल्व नहीं थे, अच्छा। तो हाँ, कुछ धंधे में इन्वॉल्व थे, कुछ नहीं थे, गुड उन्होंने पकड़ तालिबान लिया। बैड तालिबान। उन्होंने पकड़ लिया सर उनको, तो पकड़ इंडिया के लिया। पॉइंट ऑफ व्यू से कि तो अब। भाई के बकौल एक लहीम शहीम सा आदमी था, जो अवामी लीग का उस इलाके का सदर था। वो आ गया, उसने कहा जमीन को पाक करो इनसे भाई, हाँ, जमीन को पाक करो इनसे, सबको मार दो। औरतें बच्चे, नियाज बड़े भाई थे, बड़े भाई ने इंटर पास किया होता उस जमाने में। अब कहने लगे, यार किधर फंस गए, मतलब बॉर्डर करीब, 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गए। हाँ। कहने लगे, बॉर्डर से बिल्कुल बॉर्डर के करीब ही पकड़ लिया जी। पकड़ के घर में बांध दिया उनको, घर में लाके बंद कर दिया। और कहा कि सुबह सुबह जो है ना, इन सबको कत्ल कर दो, जबा कर दो, जबा, और जमीन को पाक कर दो इनसे। अब वो भाई साहब बेचारे हमारे शरीफ आदमी, वो बैठे हुए सब लोग ये एक कमरे में। वहां पे ना एक बंदा था जो चादर ओढ़ के सो रहा था, पूरे मुंह तक चादर उसने ओढ़ा हुआ था, सो रहा था वो फर्श के ऊपर। तो भाई बताते हैं कि भाई वो जो है ना, जब चला गया, उनका जो अवामी लीग का सदर था, वो एक लहीम शहीम आदमी था बकौल रियाज भाई के। उनको याद इसलिए रह गया कि बंगाली इतने कद काट के होते नहीं ना। हम्म। वो चला गया जी। तो उस बंदे ने ना चादर सरकाई, अपने मुंह से हटाया। उसने इनसे कहा कि भाई मैं जो ना अलबदर में था। हाँ, अच्छा। उसने कहा कि तुम लोग परेशान नहीं हो, मैं जो ना अलबदर का आदमी हूँ, मैं अलबदर में था। अच्छा, वो चादर और ओढ़ के सुन रहा था, कान लगे हुए थे, क्या हाँ हो रहा है इधर हाँ, यार। उसने कहा कि जी मैं ना अलबदर में रहा हूँ, और ये मेरा मामू बड़ा सफाक आदमी है, ऐसे बड़े बंदे मारे हैं, और लेकिन इसकी बीवी बहुत अच्छी खातून है, कुछ हम्म, जमात की है क्या है, उसने ऐसे कोई बात बताई जो भाई को ज़ाहिर है भी पूरी तरह याद नहीं रही। तो मेरी मवानी जो है ना, बड़े अच्छे दिल की औरत है, मैं उससे बात करूंगा, शायद तुम लोगों को छोड़ दे ये। कह रहा, मेरा मामू है तो बड़ा सफाक आदमी, लेकिन मेरी मवानी बहुत अच्छी है, तो मैं हम्म। उनसे बात करता हूँ कि तुम लोग यार जंग हो, तुम्हें क्यों मार रहा है खामा खामा। तो भाई ने पूछा उससे कि तुम यहाँ पे कैसे, तो उसने कहा था कि मैं तो भाई, मेरा तो मामू है ना। इतने इतनी तो तो अकरबा मामू परवरी होनी चाहिए। मामू साहब ने अलबदर के बंदे को रखा हुआ है घर पे अपने, और बाहर मारता फिर रहा है बहन को जो है वो। तो खैर फिर वो उस लड़के ने, उस नौजवान ने, उसका बड़ा एहसान है जाहिर है सर, उसने बात की मवानी से। अपनी मवानी ने कहा अपने शोहर को कि तुम क्यों मारते हो इनको, देखो एक यंग आदमी है, बच्ची है, औरत है, इनको तुम क्या क्या मिल जाएगा तुम्हें, छोड़ दो इनको तुम। तो मामू साहब को रहम आ गया, तो मामू साहब ने कहा भागो इनको यहाँ से जनाब जो है ना। तो वो जब अवामी लीग वाले मारने के चक्कर में आए तो उन्होंने कहा नहीं मारो नहीं, इनको छोड़ के आओ बॉर्डर, बस बॉर्डर क्रॉस कराओ, मुझे नहीं चाहिए इनकी शक्लें पाकिस्तान में मेरे मुल्क के अंदर। तो फिर वो बॉर्डर क्रॉस कर लिया। कमाल है। अब भाई जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके जब वहां पहुंचे, तो किसी ना पैसे सर, कुछ भी नहीं, जेब में पैसे नहीं, वो पैसे सब कुछ छीन लिया उन्होंने। हाँ आप सोचे कि आप इंडिया पहुंच गए एक दूसरे मुल्क में, पैसे भी नहीं आपकी जेब में। हाँ। तो वो कोई शायद उनके अब्बा के कोई दोस्त टकरा गए उनको, या क्या हुआ, किसी ने 10-15 रुपए दे दिए उनको, बड़े भाई को, कि यार तुम ये रख लो भाई।
उसके बाद ट्रेन, वो कह रहे हैं सारा वक्त जो है ना डर रहा हूँ मैं कि कोई भाई शक्ल में दायरा इंडियन से थोड़े, हाँ मेरे हाँ। भाई का रंग जरा साफ रंग था, तो वो कहने लगे कि डर रहा हूँ मैं कि यार कोई मुखबरी कर दे, कोई पकड़ के तुम कहाँ से, या ये उर्दू, ज़ाहिर है इंडियंस की उर्दू अलग तरह की, आपकी अलग तरह की, तो पकड़े ना जाए कहीं। पर आहिस्ता आहिस्ता पहुंच ही गए अपने डेस्टिनेशन पे। हमारे मामू वहाँ थे, पप्पियों का मकान था, खाला थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिहार पहुंच गए। उसके बाद सर बड़ा, पाकिस्तान आने का वाक़या जो है ना बहुत ही अजीब व गरीब वाक़या है। 74 में उन लोगों को इत्तला मिली कि जी लोग जो है ना पाकिस्तान मुआहदा हो गया, पाकिस्तान जा रहे हैं। वो लोग आगे बांग्लादेश वापस। मेरा आप अंदाजा करें कि पहले वहां गए इतनी मुश्किल से, फिर वापस आ गए सर, कमाल है। वापस आ गए, 2 दफा मरते मरते बचे। बॉर्डर क्रॉस करके आए होंगे, हाँ जाहिर है वापस आ गए बांग्लादेश। आगे पता लगा यहाँ तो कुछ भी नहीं, हालात तो वैसे की वैसी है। हाँ, ये तो हवाई हमारे, किसी दुश्मन ने और वो उड़ाई होगी। पता ही चला कि भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है किसी को। बहुत हाँ। बहुत ही गड़बड़ की थी पाकिस्तान हुकूमत ने उस जमाने में, और वो किसी बिहारी को यहाँ लाना नहीं चाहते थे। वो तो इंडिया का प्रेशर था, बांग्लादेश का प्रेशर था, कोई इंटरनेशनल प्रेशर था, तो बड़े मुश्किल से कुछ कैटेगरीज बना के ना लोगों को लाया गया। नियाज भाई क्योंकि ईपीसीएफ में रहे थे, तो उन पे मेहरबानी हुई, एक हार्डशिप कैटेगरी थी, उसके तहत हमारी फैमिली का नाम भी उसमें आ गया। लेकिन उस वक्त जब ये लोग वापस आए ना सर, तो वो स्कीम बंद हो गई थी, आखिरी डेट गुजर चुकी थी 74 में। लेकिन यानी न्याज भाई बिल्कुल का नाम शामिल मौजूद। था। न्याज भाई जो है ना, अपने न्याज भाई तो ईपी से वो कैटेगरी थी ना, हार्डशिप हम्म कैटेगरी की, इनको मार दिया जाएगा, हम्म। लिहाजा इनको बुला लो भाई। उस हार्डशिप कैटेगरी के तहत जो है न्याज भाई आ सकती थी, यानी हमारी फैमिली आ सकती थी उनकी बेसिस के ऊपर। हुआ क्या कि जी जब ये लोग पहुंचे हैं इंडिया से बांग्लादेश दोबारा, तो वो तारीख गुजर चुकी थी, फॉर्म जमा करना पड़ता था सर, हम्म। उसकी तारीख गुजर चुकी थी। हमारे एक अजीज आए हुए थे ढाका से, हम्म। वो उस इदारे में काम करते थे। अच्छा। जी जी, वो यूएन का इदारा था, उसमें काम करते थे वो। तो उन्होंने आके कहा तुम लोगों ने फॉर्म जमा नहीं कराया। तो भाई ने कहा हम तो पहुंचे ही अभी हैं भाई। तो उन्होंने कहा तुम फॉर्म भर के मुझे दो, मैं जा रहा हूँ ढाका, वहां जमा करा दूंगा। हम्म। वो ढाका गए, उनका बड़ा एहसान है सर हमारे खानदान के ऊपर, जिसकी वजह से हम कैंपों में नहीं, आज यहाँ पर हैं। वो वहां गए, उन्होंने फॉर्म जमा करा दिया। अब क्या होता था, लिस्ट लगती थी कि किसका किसका नाम क्लियरेंस में आ गया है। हम्म। तो लोग जाया करते थे, लाइन लगा के देखा करते थे कि किसका नाम आ गया, किसका नाम आ गया। तो हमारे भाई, बड़े भाई गए, अब देख रहे हैं नीचे की तरफ के नाम का है, नाम ही नहीं है। ज़ाहिर है आखिरी में जमा कराया आपने डेट गुजरने के बाद, तो कहाँ से हाँ। नाम आएगा। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक किसी ने कहा कि तुम्हारा नाम तो ऊपर लिखा हुआ है सबसे ऊपर हमारे पर्ची नाम की का नाम। ताकत। नहीं सर, ये किस्मत की बात है। हाँ। देखिए ये तो किस्मत की बात है ना भाई, इस तरीके से दोनों भाइयों का बच अल्लाह जाना, ताला मुसब्बिबुल असबाब है। एक इंडियन फौजियों के ट्रक से उतार के कब्रिस्तान चले जाना, तो ये होना था, हमारी किस्मत बांग्लादेश में से लिखा वापस था। इंडिया हिजरत करना, वहां पे फिर रास्ते वापस आ बंद। जाना, और इस तरीके से पाकिस्तान आ जाना जो है, कोई सोच भी नहीं सकता आज।